हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल टारगेट एग्ज़ाम ओनली में। आज की क्लास में हम यूपी टेट के बारे में बात करेंगे, जिसमें हमारे यूट्यूब चैनल टारगेट एग्ज़ाम ओनली पर एक बैच चल रहा है जिसका नाम है अग्नि परीक्षा बैच। क्या नाम है? अग्नि परीक्षा बैच। और इस बैच में मैं आपको पढ़ाती हूँ संस्कृत विषय को, जिसमें आज हमारा एक न्यू टॉपिक शुरू होगा जिसका नाम है, ठीक है, जिसमें आज हमारा न्यू चैप्टर शुरू होगा। ये चैप्टर नंबर 6 होगा। आज हम संधि प्रकरण को करेंगे, जिसमें हम संधि के बारे में जानेंगे कि संधि क्या होती है, ठीक है, और उसके प्रकार के बारे में देखेंगे, ठीक है। तो ये क्लास जो है वो आपके दोनों पेपर यानी कि प्राइमरी और जूनियर दोनों के लिए क्या है, दोनों के लिए ही कार्यरत है, ठीक है। तो क्लास को शुरू करते हैं। मेरी क्लास की टाइमिंग शाम को 3 बजे होती है। कितने बजे? शाम को 3 बजे मैं आपको पढ़ाती हूँ संस्कृत विषय को, ठीक है। तो अब हम अपनी क्लास को शुरू करते हैं। क्लास शुरू करने से पहले, ठीक है, सबसे पहले यूट्यूब चैनल टारगेट एग्जाम ओनली को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आपको हमारी क्लासेस के टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिल सके। तो शुरू करते हैं अपनी क्लास। आज हम पढ़ेंगे संधि को, ठीक है। आज हम विस्तार पूर्वक संधि को जानेंगे। कल की क्लास में हमने संज्ञा प्रकरण को पढ़ा था, जिसमें मैंने आपको संज्ञा को कंप्लीट कराया था, ठीक है। अगर आपने मेरी पिछली क्लासेस नहीं देखी हैं तो आप हमारे यूट्यूब चैनल टारगेट एग्जाम ओनली पर जाकर वहाँ सभी क्लासेस की मैंने प्लेलिस्ट बना दी है, आप प्लेलिस्ट को देख सकते हैं, ठीक है। तो शुरू करते हैं अपनी क्लास। आज का हमारा चैप्टर है चैप्टर नंबर 6, जिसका नाम है संधि प्रकरण। क्या नाम है? जिसका नाम है संधि प्रकरण, ठीक है। तो देखते हैं, तो संधि जो है वो किस किस के मिलकर बना है, संधि का निर्माण किन किन वर्णों से हुआ है, ठीक है। तो पहले हम यही जानेंगे कि संधि का निर्माण किन किन वर्णों से हुआ है। तो संधि का निर्माण सम उपसर्ग, संधि का निर्माण सम उपसर्ग, ठीक है, सम उपसर्ग से हुआ है, ठीक है, सम उपसर्ग से हुआ है। और जो यहाँ पर ये लगता है चिन्ह, जो जब मैंने आपको संस्कृत पढ़ाई थी तब इसका मतलब मैंने बताया था कि जो चिन्ह होता है इसे कर्णी चिन्ह कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? कर्णी चिन्ह कहते हैं, जो धातु का प्रतीक होता है। क्या होता है? जो धातु का प्रतीक होता है, ठीक है। तो संधि जो है वो सम उपसर्ग, संधि जो है वो सम उपसर्ग धा धातु और की से मिलकर बनी होती है। जिससे क्या मिलकर बनता है? जिससे मिलकर बनता है संधि। क्या बनता है? संधि। क्या बनता है? संधि बनता है, ठीक है। और संधि कैसा शब्द है, ये क्वेश्चन आपको पता होना चाहिए कि संधि पुल्लिंग है, संधि पुल्लिंग है या फिर स्त्रीलिंग है, या फिर स्त्रीलिंग है। तो ये आपको जरूर पता होना चाहिए। इसकी छोटे छोटे जो पॉइंट होते हैं किसी भी चैप्टर पे वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि उनके बारे में आपको पता होना चाहिए। क्योंकि क्वेश्चन जो हैं, अब जो एग्जामिनर क्वेश्चन बनाते हैं वो बहुत डीपली क्वेश्चन बनाते हैं, बहुत नॉर्मल से क्वेश्चन होते हैं जो आप ऐसे ही अनदेखा करके छोड़ देते हैं। तो उन क्वेश्चन को आपको अच्छे से पता होना चाहिए, ठीक है। तो संधि का निर्माण किससे होता है? सम उपसर्ग धा कर्णी, धा कर्णी, ठीक है, धा कर्णी धातु और की से मिलकर बना होता है, जो क्या है? संधि कहलाता है। की क्या है? की एक प्रत्यय है। की क्या है? एक प्रत्यय है। की क्या है? की एक प्रत्यय है। और यह एक पुल्लिंग शब्द होता है, ठीक है। यह एक पुल्लिंग शब्द होता है। क्या होता है? यह एक पुल्लिंग शब्द होता है, ठीक है। अब हम जान लेते हैं कि संधि का अर्थ क्या होता है। तो संधि का अर्थ होता है, संधि का अर्थ क्या होता है कि संधि का अर्थ होता है मेल या योग अथवा मिलना। यानी कि संधि के अर्थ को हम किस प्रकार से जान सकते हैं? संधि को हम जोड़ कह सकते हैं, संधि को हम जोड़ कह सकते हैं, योग कह सकते हैं, मेल कह सकते हैं, या फिर प्रेम कह सकते हैं। परस्पर जुड़ते हैं ना, जुड़ाव होता है, तो उसको क्या कह सकते हैं? प्रेम भी कह सकते हैं। तो संधि का क्या अर्थ होता है? संधि का यही तो अर्थ होता है कि परस्पर निकटवर्ती जो दो वर्ड मिलते हैं, जैसे आ मिल गया और आ मिल गया, तो जो परस्पर दो वर्ड मिलते हैं उन्हीं को जोड़ कहते हैं, उन्हीं को योग कहते हैं, उन्हीं को मेल कहते हैं और उन्हीं को ही प्रेम के नाम से संबोधित किया जाता है, ठीक है। तो संधि का अर्थ क्या होता है आपको अच्छे से पता हो गया हो, आपको अच्छे से पता चल गया होगा कि संधि का अर्थ होता है मेल योग अथवा मिलना, या फिर जोड़ योग मेल या प्रेम को क्या कहते हैं? संधि कहते हैं, ठीक है। इसके लिए पाणिनि महोदय ने एक सूत्र दिया है जो कुछ इस प्रकार से है। संस्कृत के जनक कौन है? तो संस्कृत के जनक जो हैं वो पाणिनि महोदय ही हैं, ठीक है।
तो इन्होंने एक सूत्र दिया है जो कुछ इस प्रकार से है कि वर्णानाम परस्परम विकृतिमत संधानाम संधि। क्या है? वर्णानाम परस्परम विकृतिमतम संधनाम संधिम। अर्थात इसका अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ होता है कि वर्णों का आपस में विकार सहित मिलना। वर्णों का आपस में विकार यानी कि किसी दोष के साथ साथ मिलना। कोई भी विकार होने पर भी उसका मिलन क्या कहलाता है? तो उसका मिलन कहलाता है संधि। विकृति का मतलब क्या होता है? तो विकृति का मतलब होता है वर्ण परिवर्तन। क्या होता है? विकृति का मतलब क्या होता है? विकृति का मतलब होता है जो वर्ण में परिवर्तन होता है, उसी को क्या कहते हैं? उसी को संधि कहा जाता है। ठीक है, इस सूत्र को एक बार फिर से पढ़ते हैं और इसका अर्थ को एक बार फिर से समझ लेते हैं। तो सूत्र क्या है? वर्णानाम परस्परम विकृतिमत संधनाम संधिम। अर्थात वर्णों का आपस में विकार सहित, कैसे? विकार के साथ मिलना क्या कहलाता है? संधि कहलाता है। और विकृति का अर्थ होता है या फिर उसका मतलब होता है कि वर्णों में परिवर्तन। क्या होता है? वर्णों में परिवर्तन होना संधि कहलाता है। क्या कहलाता है? वर्णों में परिवर्तन होना संधि कहलाता है। ठीक है, और इसके साथ साथ ही आपको पता होना चाहिए कि जो संधि है वो एक विकारी भाव है। क्या है? संधि एक विकारी भाव है। ठीक है, क्या कौन सा भाव है? संधि एक विकारी भाव है। कैसा भाव है? संधि एक विकारी भाव है। अर्थात इसको क्या कह सकते हैं? तो इसको कह सकते हैं कि इसमें परिवर्तन किया जा सकता है। क्या किया जा सकता है? इसमें परिवर्तन किया जा सकता है। ठीक है, तो अब आप अच्छे से समझ गए होंगे कि संधि का अर्थ क्या होता है। आगे देखते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। इस प्रकार दो वर्णों का मेल जो विकार उत्पन्न करता है उसे ही क्या कहते हैं? उसे ही संधि कहा जाता है। तो संधि कैसे कहते हैं? जब आ ई मिलता है, जब आ और आ मिलता है तो बनता है बड़ा आ। जब आ और ई मिलते हैं तो बनता है ए। ठीक है, जब आ और ऊ मिलता है, जब आ और ऊ मिलते हैं तब बनता है ओ। ठीक है, तब जब दो वर्णों के मेल, दो वर्ण कौन कौन से? जैसे कि आ और आ है, ये दो वर्ण मिले तो इनके मेल से जो उत्पन्न होता है, जो विकार या जो परिवर्तन उत्पन्न होता है, उसे ही क्या कहते हैं? उसे ही संधि कहा जाता है। ठीक है, तो आप अच्छे से समझ गए होंगे। जैसे आ और ई दो वर्ण मिले और उनसे जो परिवर्तन ए बना उसे क्या कहते हैं? उसे ही संधि कहा जाता है। ठीक है, उसे ही संधि कहा जाता है। ठीक है, अब हम इसके उदाहरण को देखेंगे, उसके माध्यम से आपको अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, उदाहरण क्या है कि रमा और ईश मिलकर क्या बनाते हैं? रमेश बनाते हैं। क्या बनाते हैं? रमा और ईश मिलकर रमेश का निर्माण करते हैं। तो ये किस प्रकार से करते हैं? ये इसके स्टेप दिए हुए हैं कि किन किन चरणों में रमा ईश यानी कि रमेश का निर्माण किया जाता है। ठीक है, तो इनको हम देखेंगे कि कौन कौन से चरण इसके बीच में आते हैं। तो रमा और ईश से मिलकर बनता है रमेशा। क्या बनता है? रमेशा, जिसमें जब रम, ठीक है, क्या है? हम यहाँ पे देख लेते हैं कि रमा और ईश। ठीक है, जब रम और बड़ा आ की मात्रा है यानी कि बड़ा आ, और ईशा, और क्या है? ईशा, और क्या है? ईशा। तो जब आ और ई मिलते हैं, जब आ, ठीक है, जब आ और ई मिलते हैं, ये आ हो गया और ये ई हो गया। ठीक है, जब आ और ई मिलते हैं तो क्या बनता है? तब ए का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? ए का निर्माण होता है। तो यहाँ क्या होगा? ए का निर्माण होगा। तो यही एक ए जो है वो ए की मात्रा में परिवर्तित हो जाएगा। ए जैसे कि आ और ई है तो ये ए की मात्रा में परिवर्तित हो जाता है। अर्थात इसमें कौन सी संज्ञा होती है? तो ठीक है, अर्थात इसमें कौन सी संज्ञा होती है? तो रमेशा में गुण संधि होती है। कौन सी संधि होती है? गुण संधि होती है। ठीक है, तो इसको एक बार फिर से समझा देती हूँ मैं आपको कि किस प्रकार से संधि का मेल होता है। ठीक है, तो रमा ईश मिलकर बनाते हैं रमेशा।
तो जब रम और आ और ई जब मिलते हैं तो ए का निर्माण करते हैं, और आ ई मिले तो ए हो गया। तो ए होने से कौन सी संधि बनती है? तो ए होने से गुण संधि का निर्माण होता है। ठीक है, जब दो वर्ण आ और ई मिलते हैं तो उनमें जो परिवर्तन होता है उसी को गुण संधि कहा जाता है। उसी को क्या कहते हैं? उसी को गुण संधि कहा जाता है। इसका स्पष्टीकरण भी देख लेते हैं। स्पष्टीकरण के माध्यम से आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो इसका स्पष्टीकरण है कि उपयुक्त उदाहरण में रमा में माँ में विद्वान आ, रमा में आ में, ठीक है, माँ में, किसमें? माँ में विद्वान आ, तथा ईश में विद्वान ई, ईश में विद्वान ई, ठीक है, ईश में विद्वान ई, ठीक है, उसमें विद्वान ई मिलकर किसका निर्माण करते हैं? ए का निर्माण करते हैं, जो वर्ण परिवर्तन होता है। जो क्या होता है? वर्ण परिवर्तन हो जाता है। यह वर्ण परिवर्तन या वर्ण विकार ही संधि कहलाता है। ठीक है, यही जो वर्ण परिवर्तन हुआ है, यही जो वर्ण परिवर्तन हुआ है, उसी विकार को क्या कहते हैं? उसी विकार को क्या कहा जाता है? उसी विकार को संधि कहा जाता है। उसी विकार को क्या कहते हैं? तो उसी विकार को संधि कहा जाता है। ठीक है, तो आप अच्छे से समझ गए होंगे उदाहरण के माध्यम से कि संधि क्या होता है। ठीक है, तो संधि को आप अच्छे से समझ गए होंगे। अब हम आगे देखते हैं। ठीक है, अब हम आगे देखेंगे कि अब संहिता क्या होता है। ठीक है, अब हम जानेंगे कि हमने संधि तो पढ़ लिया, अब हम देखेंगे संहिता क्या होती है। संहिता भी संधि से ही जुड़ी हुई होती है। तो संहिता किसे कहते हैं? ठीक है, नेक्स्ट हमारा पॉइंट है संहिता। तो संहिता किसे कहते हैं? कि संधि के अनिवार्य तत्व, संधि के लिए जो अनिवार्य तत्व होता है उसे ही संहिता कहते हैं। उसे ही क्या कहते हैं? उसे ही संहिता कहते हैं। कि संहिता एक पद में निश्चित होती है। क्या होती है? अनिवार्य होती है। जैसे रमेशा है, जैसे रमेशा है, महेशा है। ठीक है, तो जैसे रमेशा है, महेशा है, तो इन सबको क्या कहते हैं? कि यानी कि संधि में जो अनिवार्य तत्व होता है उसी को कहते हैं संहिता। क्या कहते हैं? उसी को कहते हैं संहिता। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं। इसका भी सूत्र एक दिया है पाणिनि महोदय ने, जो कुछ इस प्रकार से है। इसको हमने कल भी पढ़ा था जब हमने संहिता संज्ञा को पढ़ा था। ठीक है, जब हमने संहिता संज्ञा को पढ़ा था तब भी हमने यही सूत्र पढ़ा था। तो इस सूत्र का क्या मतलब है, इस सूत्र को हम देखते हैं। ठीक है, तो पाणिनि महोदय ने कौन सा सूत्र दिया है इसको अब हम देखेंगे। ठीक है, ठीक है, तो सूत्र है परासन्निकर्षाम संहिता, परासन्निकर्षाम संहिता। ठीक है, अर्थात इसका अर्थ होता है जब दो वर्णों का अत्यंत सन्निकट यानी कि बहुत परस्पर निकटवर्ती जब दो वर्ण मिलते हैं, जब दो परस्पर निकटवर्ती वर्ण मिलते हैं तब क्या होता है? उसे संहिता कहते हैं। तब उसे क्या कहते हैं? तब उसे संहिता कहा जाता है। ठीक है, जब निकटवर्ती वर्ण जैसे कि आ और बड़ा आ मिला, निकटवर्ती वर्ण हो गए तो क्या बना? ठीक है, क्या बना? हो जाना क्या कहलाता है? तो ये जो प्रक्रम होता है उसी को संहिता कहते हैं। उसी को क्या कहते हैं? उसी को संहिता कहा जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं कि संहिता के विषय में व्याकरण शास्त्र में एक नियम प्रस्तुत किया गया है। उस नियम को भी हम देख लेते हैं कि व्याकरण शास्त्र ने संहिता के लिए कौन सा नियम प्रस्तुत किया है। ठीक है, तो वो हम सूत्र देखेंगे, उसका भी हम सूत्र देखेंगे और उसके अर्थ को भी अच्छे से समझेंगे। ठीक है, तो क्या सूत्र है? सूत्र के लिए नियम दिया है व्याकरण शास्त्र ने, संहितैक पदे, संहितैक पदे, संहितैक पदे नित्या धातु उपसर्गयो, नित्या धातु उपसर्गयो, नित्या समासे वाक्ये तूसा विवक्षा पच्छते, विवक्षा पच्छते। ठीक है, तो इसको एक बार फिर से पढ़ते हैं, फिर इसका अर्थ को भी अब हम समझते हैं कि संहितैक क्या है? संहितैक पदे क्या है? संहितैक पदे नित्या धातु उपसर्गयो, नित्या समासे वाक्ये तूसा विवक्षाम पेक्षेते। क्या है? विवक्षाम पेक्षेते। ठीक है, तो अर्थात इसका अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ होता है, तो हम एक एक करके इसके अर्थ को
समझेंगे। ठीक है, तो क्या है संहितैक पदे नित्या, संहितैक पदे नित्या अर्थात इसका मतलब होता है, इसका मतलब क्या होता है, तो इसका मतलब आपको पता होना चाहिए। ये हम दूसरे पेज पर इसको देख लेते हैं। ठीक है, तो संहितैक पदे नित्या, संहितैक पदे नित्या का अर्थ होता है कि संहिता एक पद में निश्चित होती है। ठीक है, अगले पन्ने पे देख लेते हैं, अगले हम पेज पे देख लेते हैं कि संहिता, संहिता एक पद में, एक पद में निश्चित होती है, संहिता एक पद में निश्चित होती है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब होता है कि संहितैक पदे नित्या, यानी कि संहिता एक पद में निश्चित होती है। अर्थात जैसे रमा ईशा, रमा ईशा मैंने अभी आपको पढ़ाया, यानी कि रमेशा, रमेशा में कौन सी संधि है, तो रमेशा में गुण संधि निहित है। कौन सी संधि निहित है, रमेशा में गुण संधि निहित है। ठीक है, अगला देखते हैं। ठीक है, आगे देखेंगे। ठीक है, अब देखेंगे कि नित्या धातु उपसर्ग्यो, क्या है, नित्या धातु उपसर्ग्यो अर्थात इसका मतलब क्या होगा, तो इसका मतलब हो जाएगा, इसका मतलब क्या होगा कि धातु, नित्या धातु उपसर्ग्यो, यानी कि धातु, ठीक है, धातु और उपसर्ग, धातु और उपसर्ग में संहिता निश्चित होती है। धातु और उपसर्ग में क्या होती है, जो संहिता होती है, जो संहिता होती है वो निश्चित होती है। कैसी होती है, वो निश्चित होती है। ठीक है, ठीक है, निश्चित होती है, तो इसका मतलब क्या होगा। ठीक है, उदाहरण के लिए इसको समझते हैं कि धातु और उपसर्ग में संहिता निश्चित होती है तो किस प्रकार से होती है। तो जो एग्जाम्पल है, जो उदाहरण हम दे रहे हैं, जो है प्रेजता, क्या है, प्रेजते, क्या है, प्रेजते, ये इसमें कौन सी संधि है, तो इसमें पररूप संधि निहित है। कौन सी संधि निहित है, पररूप संधि निहित है। इसमें क्या है, प्रेजयते, क्या है, प्रेजयते, यानी कि जिसमें धातु और उपसर्ग दोनों होते हैं, निश्चित तौर पे होते हैं, तो उसे क्या कहते हैं कि नित्या धातु उपसर्गे, यानी कि इसमें धातु और उपसर्ग भी निश्चित होते हैं। ठीक है, अब हम इसका मतलब और जानते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं कि नित्या समासे वाक्ये तू सा विवक्षा मापेक्षते। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होगी, नित्या समासे, नित्या समासे यानी कि समास में भी संहिता निश्चित होती है। क्या होगा, थर्ड पॉइंट क्या होगा, थर्ड पॉइंट होगा कि समास में भी, ठीक है, समास में भी संहिता निश्चित होती है। समास में भी जो संहिता होती है वो कैसी होती है, तो वो भी निश्चित होती है, वो भी निश्चित होती है। उदाहरण के लिए, ठीक है, उदाहरण आपको पता होना चाहिए, तो उदाहरण क्या होगा, ठीक है, तो उदाहरण हो जाएगा सुखार्ता। उदाहरण क्या होगा, सुखार्ता। तो सुखार्ता में क्या है, सुख और ऋता, सुख और ऋता। ठीक है, क्या होगा, सुख और ऋत। ठीक है, सुख और ऋता यानी कि अर, यानी कि अर। तो अर कौन सी संधि में होता है, तो अर होता है, और कौन सी संधि में होता है, तो अर होता है वृद्धि संधि में। किसमें, अर होता है वृद्धि संधि में। ठीक है, तो सुखार्ता में कौन सा समास है, तो इसमें तत्पुरुष समास है। इसमें कौन सा समास है, तो इसमें तत्पुरुष समास है। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं, इस सूत्र को और देखते हैं कि लास्ट में क्या है, लास्ट में है वाक्य तूसा विवक्षाम पच्छेत। क्या है, वाक्य तूसा विवक्षाम पेछेते, क्या है, विवक्षाम पेछेते। अर्थात इसका मतलब क्या होगा, तो इसका मतलब हो जाएगा, इसका मतलब हो जाएगा कि जो वाक्य में, जो वाक्य है, तो उसमें, उसमें तो संहिता, उसमें तो संहिता अपने कर्ता के अनुसार होगी, कर्ता की इच्छा के अनुसार होगी। कैसे होगी, कर्ता की इच्छा पर होगी। जैसा कर्ता होगा उसी के अनुसार क्या होगी, उसमें संहिता होगी, उसी के अनुसार उसमें क्या होगी, संहिता होगी। उदाहरण के लिए जैसे, जैसे रामा हस्ती, रामा हस्ती। ठीक है, तो रामा क्या है, राम एक वाक्य है, हस्ती यानी कि हंसता है, तो कर्ता के अनुसार उसमें संहिता का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, क्या होगा, कर्ता के अनुसार ही इसका प्रयोग किया जाएगा। तो इच्छा, इच्छा के अनुसार कैसी होती है, ऐच्छिक होती है, ये ऐच्छिक होगी।
ठीक है, ये विवक्षात्मक होगी, वैकल्पिक होगी, तो क्या होगी? ठीक है, उदाहरण जैसे कि मैं आपसे क्वेश्चन पूछ सकती हूँ, ठीक है, जैसे क्वेश्चन है कि ये ऐच्छिक होती है, ठीक है, ये ऐच्छिक होती है, विवक्षात्मक होती है, ठीक है, ये विवक्षात्मक होती है, या फिर वैकल्पिक होती है, ठीक है, या फिर वैकल्पिक होती है, या सभी होती है। तो आंसर बताओ इसका क्या होगा? ठीक है, तो बताओ कि वाक्य में जो संहिता होती है वो कर्ता की इच्छा के अनुसार होती है। तो इसमें एक क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा कि ये ऐच्छिक होगी, विवक्षात्मक होगी, वैकल्पिक होगी, या फिर सभी। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर क्या होगा कि तो आप इसका करेक्ट आंसर लगाएंगे कि सभी। क्या होगा? सभी। ये ऐच्छिक भी होती है, विवक्षात्मक भी होती है और वैकल्पिक भी होती है। कैसी होती है? ऐच्छिक भी होती है, विवक्षात्मक भी होती है और वैकल्पिक भी होती है। ठीक है, तो यहाँ पर आपने इस सूत्र को अच्छे से समझ लिया कि सूत्र क्या था कि संहिता, सूत्र क्या था? सूत्र था कि संहिता एक पदे नित्या, संहिता एक पदे नित्या, नित्या धातु उपसर्गा नित्या समासे वाक्य तूसा विवक्षापेक्षते। ठीक है, तो इसका अर्थ हमने अच्छे से समझ लिया है। अब हम आगे देखेंगे। इसके मैंने अर्थ को और अच्छे से यहाँ पर मैंने टाइप करके भी बताया है आपको। ठीक है, तो पहला पॉइंट क्या है जो मैंने आपको अभी बताया था, उसी को हम एक बार फिर से देख लेते हैं कि जो संहिता संधि में एक पद में नित्य होती है, यानी कि संधि में जो संहिता होती है वो निश्चित यानी कि नित्य होती है। नित्य यानी कि निश्चित होती है, नित्य यानी कि निश्चित होती है। जैसे उदाहरण के लिए नए अका जब मिलते हैं तब क्या बनता है? नायिका का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? नायिका का निर्माण होता है। इसी प्रकार से भो अनम क्या है? भो अनम यानी कि भवनम, भो अनम यानी कि भवनम, पौ अका यानी कि पावका, पौ अका यानी कि पावका। ठीक है, तो क्या होता है कि जो संधि होती है, जो संधि होती है उसमें संहिता पद निश्चित होता है, उसमें संहिता पद क्या होता है? नित्य यानी कि निश्चित होता है। जैसे नौ अका यानी कि नायका, भो अनम भवनम, पो अका यानी कि पावका। ठीक है, तो ये आपको अच्छे से ये समझ में आ गया होगा। आगे भी हमने देखा था अभी। ठीक है, अभी मैंने आपको सूत्र पढ़ के भी बताया है और उसके बाद हम एक बार फिर से इसका रिवीजन भी कर लेते हैं। ठीक है, अभी जो पढ़ा है उसको एक बार फिर से पढ़ लेते हैं। इसी प्रकार से दूसरा प्रकार क्या है? दूसरा है कि उपसर्ग और धातु में संहिता अनिवार्य होती है। धातु और उपसर्ग में जो संहिता होती है वो अनिवार्य होती है। जैसे मैंने उदाहरण बताया था आपको, प्रेजते, क्या बताया था? प्रेजते, जिसमें क्या थी? पररूप संधि थी। जिसमें कौन सी संधि थी? जिसमें पररूप संधि थी। इसी प्रकार से एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं कि प्रारिच्छते, क्या है? प्रारिच्छति यानी कि प्राच्छति। ठीक है, या इसमें क्या होता है? इसमें उपसर्ग प्रा उपसर्ग है, इसमें प्रा क्या है? उपसर्ग है। ठीक है, इसमें प्रा क्या है? उपसर्ग है। अधि इसमें उपसर्ग है और इसमें रिच्छति क्या है? रिच्छते है धातु। तो इनमें क्या होता है? उपसर्ग और धातु में संहिता जो होती है वो अनिवार्य होती है। ठीक है, तो प्रारिच्छते यानी कि प्राच्छते, अधि आगच्छति यानी कि अध्यागच्छति। क्या होगा? अध्यागच्छति। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं, थर्ड पॉइंट देखेंगे। थर्ड पॉइंट क्या है? थर्ड पॉइंट जो मैंने आपको बताया वो क्या है? वो है समासिक पदों में संहिता अनिवार्य होती है। ठीक है, तो जो समास होते हैं उसमें भी संहिता जो होती है वो अनिवार्य होती है। उदाहरण के लिए मैंने आपको बताया था सुखारता। मैंने आपको क्या बताया पीछे कि सुखारता, सुखारता में कौन सा समास है? तो इसमें तत्पुरुष समास है। ठीक है, इसमें कौन सा समास है? इसमें तत्पुरुष समास है। और संधि कौन सी है? तो संधि, इसको हम विच्छेद करेंगे तो क्या बनेगा? इसको विच्छेद करने से क्या बनेगा? तो इसको विच्छेद करने से सुख रिता क्या बनेगा? सुख और रिता, सुख और रिता बनता है। जिसमें कौन सी संधि होती है? तो इसमें वृद्धि संधि निहित होती है। कौन सी संधि होती है? इसमें वृद्धि संधि निहित होती है। ठीक है, अब हम इसके और एग्जाम्पल को देख लेते हैं, इसके और उदाहरण को देख लेते हैं। पीछे हमने जो समझा उसको अब हम रिवीजन कर रहे हैं। ठीक है, तो इसका और उदाहरण है देवस्य आलयम। ठीक है, तो इसके और उदाहरण देख लेते हैं। तो उदाहरण है देवस्य आलया, देवस्य आलया में सामासिक विग्रह किया तब क्या बना? देव और आलय, देव और आलय मिलकर क्या बनाते हैं? देवालय का निर्माण करते हैं। किसका निर्माण होता है? देव, जब देव मिलता है, ठीक है, जब देव और आलय मिलते हैं यानी कि आ और आ, यानी कि
आ और आ मिलते हैं तब क्या होता है, देवालय बनता है। क्या बनता है, देवालय बनता है। और इसमें कौन सी संधि है, तो इसमें दीर्घ स्वर संधि निहित है। इसमें दीर्घ स्वर संधि निहित है। ठीक है, अगला प्रकार देखते हैं। ठीक है, अगला देखते हैं, अगला उदाहरण देखते हैं। तो उदाहरण दूसरा क्या है कि कृष्णस्य अस्त्रम, कृष्णस्य अस्त्रम, इसमें समासिक विग्रह करने पर ये बनता है कृष्ण अस्त्रम। क्या बनता है, कृष्ण अस्त्रम, यानी कि कृष्णास्त्रम, कृष्णास्त्रम। ठीक है, तो ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम चौथा प्रकार देखते हैं, चौथा पॉइंट देखते हैं इसका कि वाक्य में जो संहिता यानी कि संधि विवक्षाधीन होती है, अर्थात आपकी इच्छा के अधीन है, तो आप चाहें तो संधि करें या फिर ना करें। यानी कि जो विवक्षा, जो मैंने आपको चौथा इसका मैंने प्रकार बताया था, चौथा मैंने आपको प्रकार बताया था कि वाक्य में तो संहिता जो होती है वो कर्ता की इच्छा के अनुसार होती है। किसके अनुसार होती है, कर्ता की इच्छा के अनुसार होती है। तो इसमें पॉइंट में यही लिखा गया है कि वाक्य में जो संहिता यानी कि संधि होती है वो विवक्षाधीन होती है, अर्थात आपकी जब इच्छा होगी तब आप संधि करेंगे, अगर आपकी इच्छा नहीं होगी तो आप संधि नहीं करेंगे। यानी कि ये इच्छा के अनुसार ही होती है, यानी कि इच्छा पर ही निर्भर करती है। उदाहरण के लिए जैसे इसको उदाहरण देख लेते हैं कि रामा गच्छति वनम, रामा गच्छति वनम, तो इसमें कोई भी संधि नहीं हुई है। ठीक है, अब दूसरा देखते हैं, दूसरा वाक्य क्या है, दूसरा वाक्य है रामो गच्छति वनम। क्या है, रामो गच्छति वनम, यानी कि इसमें संधि का कार्य हुआ है, इसमें संधि का कार्य हुआ है। इसी प्रकार से दूसरा उदाहरण देखते हैं कि अत्र का अस्ति, अत्र का अस्ति, तो इसमें भी कोई संधि नहीं है। जबकि दूसरा वाक्य क्या है कि अत्र को अस्ति, अत्र को अस्ति, अर्थात इसमें संधि हुई है, इसमें संधि हुई है। ठीक है, अगला लास्ट है कि, ठीक है, यहाँ पर होगा द्वाविषय, क्या होगा, यहाँ पर होगा द्वाविषय एक एव वर्षा इंदुमती अधिजमान स्वर्गधम। ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है, तो आपने अच्छे से इसको समझ लिया होगा, यहाँ पर आपने ये इसके उदाहरण अच्छे से समझ लिए होंगे। ठीक है, इसके उदाहरण आपने अच्छे से समझ लिए होंगे। मैं आशा करती हूँ आप अच्छे से संधि को समझ चुके होंगे। अब हम आगे देखेंगे, अब हम देखेंगे, ठीक है, संधि तो अभी हमने जान लिया, अब हम ये देखेंगे कि संधि विच्छेद किसे कहते हैं, संधि विच्छेद किसे कहते हैं। तो ठीक है, तो संधि युक्त वर्णों को अलग अलग करना, संधि युक्त वर्णों को अलग अलग करना क्या कहलाता है, संधि का विच्छेद कहलाता है। क्या कहलाता है, संधि विच्छेद कहलाता है। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था कि संधि का अर्थ क्या होता है। तो संधि का अर्थ होता है मिलना है, जोड़ है, योग है, मेल है। तो इस सब को क्या कहते हैं, इस सब को संधि कहा जाता है। जबकि विच्छेद का अर्थ क्या होता है, तो विच्छेद का अर्थ होता है किसी भी वर्ण को अलग करना, किसी भी वर्ण को अलग करना क्या कहलाता है, विच्छेद कहलाता है। क्या कहलाता है, विच्छेद कहलाता है। जब संधि और विच्छेद मिलते हैं तब क्या होता है, यानी कि जब दो वर्ण होते हैं उनका अलग अलग होना, उनका अलग अलग होना क्या कहलाता है, संधि विच्छेद कहलाता है। जैसे उदाहरण के लिए जैसे दैत्यरी, जैसे दैत्यरी। ठीक है, दैत्यरी में इसका हम विच्छेद करेंगे तो कैसे होगा, दैत्य अरि, कैसे होगा, दैत्य अरि, जिसमें दैत्य, ठीक है, किस प्रकार से होगा, तो ये होगा दैत्य, ठीक है, आ और अरि, दैत्य आ और अरि। ठीक है, जब आ और आ मिलेंगे तो बड़ा आ बनाएंगे। जब आ और आ मिलते हैं तब क्या होता है, मैंने आपको बताया था कि जब दो वर्ड मिलेंगे तो उसको कहते हैं संहिता। और विच्छेद करना यानी कि दो वर्णों को अलग कर देना, दो वर्णों को अलग कर देना क्या कहलाता है, संधि विच्छेद कहलाता है। क्या कहलाता है, संधि विच्छेद कहलाता है। इसके उदाहरण को हम देख लेते हैं। ठीक है, इसके और उदाहरण देख लेते हैं। जैसे कि गणेशा का संधि विच्छेद करने पर ये गण और ईशा में परिवर्तित हो जाता है। गणेशा का जब हमने संधि विच्छेद किया तो ये गण और ईशा में परिवर्तित हो गया। इसको थोड़ा जूम कर लेते हैं, आपको अगर नहीं दिख रहा हो
तो इसको अच्छे से हम जूम कर लेते हैं। ठीक है, जब गणेशा का संधि विच्छेद करते हैं तो गढ़ और ईशा में इसका परिवर्तन हो जाता है। इसी प्रकार से जब विद्यार्थी का विच्छेद किया जाता है तो ये दो अलग अलग भागों में विभक्त हो जाता है। इसे ही संधि विच्छेद कहते हैं। इसे ही क्या कहते हैं? इसे ही संधि विच्छेद कहते हैं। ये विद्या और अर्थी में, तो इसे ही संधि विच्छेद कहेंगे। उदाहरण के लिए एक दो उदाहरण और देख लेते हैं। तो एक उदाहरण है मात्र ऋणम, एक उदाहरण है मात्र ऋणम। ठीक है, तो इसको हम विच्छेद करेंगे तो किस प्रकार से होगा कि मात्र ऋणम, मात्र और ऋणम इसमें टूट जाएगा। ठीक है, तो जब दो वर्णों का आपस में अलग अलग होना, संधि युक्त जो वर्ण होते हैं उनका अलग अलग होना संधि विच्छेद कहलाता है। ठीक है, यहाँ पर हमने संधि विच्छेद को भी अच्छे से देख लिया है। अभी हमने संधि देखा, उसके बाद उसका सूत्र देखा, उनको भी हमने विस्तार पूर्वक जाना, संहिता जाना कि संहिता किसे कहते हैं, और उसके बाद अभी हमने देखा कि संधि विच्छेद किसे कहते हैं। अब हम संधि के प्रकारों को देखेंगे। ठीक है, तो संधि के प्रकार कौन कौन से होते हैं कि संधि जो होती है वो मुख्य रूप से 3 प्रकार की होती है। संधि के भेद कितने होते हैं? तो संधि मुख्य रूप से 3 प्रकार की होती है। पहला है स्वर संधि, पहला क्या है? स्वर संधि। दूसरी होती है व्यंजन संधि, दूसरी क्या होती है? दूसरी होती है व्यंजन संधि। और तीसरी होती है विसर्ग संधि, तीसरी क्या होती है? विसर्ग संधि। ठीक है, तो यहाँ पर हमारी संधि को हमने आज खत्म कर लिया है कि संधि क्या होती है, इसका इंट्रोडक्शन जान लिया है, इसका हमने सामान्य परिचय जान लिया है। ठीक है, आज हमने संधि के सामान्य परिचय को विस्तार पूर्वक देखा है कि संधि क्या होती है। ठीक है, संधि प्रकरण में हमने संधि के बारे में जाना कि संधि क्या होती है, संधि किसके निर्माण से बनती है। तो एक क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है, यहाँ पर एक बार और डिस्कस कर लेते हैं हम कि सम, ठीक है, जो संधि होती है यहाँ पर एक बार और हम देख लेते हैं कि जो संधि होती है यहाँ से क्वेश्चन बनता ही है। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन बनता ही है कि जो संधि होती है वो सम उपसर्ग, संधि जो होती है वो सम उपसर्ग और धातु और धातु यानी कि ये जो चिन्ह है इसे क्या कहते हैं? इसे कर्णी चिन्ह कहेंगे। इसे क्या कहेंगे? इसे कर्णी चिन्ह कहेंगे। तो ये हो गई धातु। कर्णी चिन्ह का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि धातु को ये संबोधित करती है, ये धातु को संबोधित करती है। ठीक है, और ये क्या होती है? इसमें की उपसर्ग होता, इसमें की प्रत्यय होता है। तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि संधि में कौन सा उपसर्ग और कौन सा प्रत्यय होता है। तो संधि में सम उपसर्ग होता है और की प्रत्यय होता है। और क्या होता है? की प्रत्यय होता है। और क्वेश्चन बन सकता है कि संधि कौन सा शब्द है, विकारी है या फिर अविकारी है। तो संधि क्या होती है? संधि होती है विकारी। संधि क्या होती है? विकारी, अर्थात जिसमें परिवर्तन किया जा सके, जिसमें परिवर्तन किया जा सके उसे क्या कहते हैं? उसे ही संधि कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने आज की क्लास में, ठीक है, यहाँ पर हमने आज की क्लास में संधि को पढ़ा। पहले हमने संधि को पढ़ा, ठीक है, संधि क्या होती है उसके अर्थ को जाना, फिर उसके बाद हमने संहिता को जाना। इसी से जुड़ी हुई होती है संहिता, तो इसके बारे में भी विस्तार पूर्वक जाना कि संहिता किसे कहते हैं। ठीक है, फिर उसको हमने विस्तार पूर्वक और अच्छे से जाना। उसके बाद हमने इसके प्रकारों को भी देखा कि उसके बाद हमने देखा कि संधि विच्छेद किसे कहते हैं, संधि विच्छेद किसे कहा जाता है। और अंत में हमने संधि के भेद को देखा कि संधि कितने प्रकार की होती है। ठीक है, तो आज की क्लास को हम यही ख़त्म करते हैं। आज की क्लास में हमने यूपी टेट में आपका जो एग्ज़ाम है जो जुलाई में कंडक्ट होना तय है, अग्नि परीक्षा बैच में संस्कृत में मैंने आपको संधि प्रकरण को कंप्लीट कराया है। कल की क्लास में हम क्या देखेंगे? तो कल की क्लास में हम संधि के प्रकारों को देखेंगे, संधि के प्रकार को देखेंगे। सबसे पहले हम कल देखेंगे स्वर संधि। कौन सी संधि देखेंगे? स्वर संधि देखेंगे, क्योंकि स्वर संधि जो है उसके कितने प्रकार होते हैं? 8 प्रकार होते हैं। इनको कल हम पढ़ेंगे, उनको हम कल की क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज की क्लास को हम यहीं ख़त्म करते हैं। आज की क्लास को हम
आज की क्लास को हम यहीं ख़त्म करते हैं। क्लास अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, और अगर आपने मेरी पिछली क्लासेस नहीं देखी हैं तो आप हमारे यूट्यूब चैनल टारगेट एग्ज़ाम ओनली पर जाकर वहां मैंने सभी क्लासेस की प्लेलिस्ट बना दी है। आप प्लेलिस्ट के माध्यम से सभी क्लासेस को देख सकते हैं। सभी क्लासेस की मैंने प्लेलिस्ट बना दी है। और अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं, आप हमारे अगर टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो आप जुड़ जाइए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक डाल दिया है, वहाँ पर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट क्लास नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे और उसके बाद आपको पीपीटी के फॉर्म में पीडीएफ भी प्राप्त करा दी जाएंगी। तो अभी आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें और क्लास को हम यहीं ख़त्म करते हैं। ओके, थैंक यू।